हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार स्पेशल सीरीज। ये जो बिहार स्पेशल सीरीज है आपके हर चरण के परीक्षा में काम आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC की। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये BPSC के एग्जाम में ही काम आने वाली है। बिहार के अन्य परीक्षा या फिर ऐसे व्यक्ति जो बिहार को और करीब से जानना चाहते हैं, बिहार की अस्मिता को समझना चाहते हैं, उसे एक बार जगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी मददगार है। उन्हें भी इससे बहुत कुछ बिहार के बारे में जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इतिहास को लेकर आए हैं और ये पार्ट 2 है द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का। जो इस सीरीज की पहली वीडियो थी वहां पर हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज की बात की थी कि वो जो कुछ भी हमारे पास पुरातत्व स्रोत हैं जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि ठीक है, इस जगह पर पाषाण काल में भी लोग रहा करते थे। उस दौर की बात करते हैं जब इतिहास लिखा नहीं जाता था और इतिहास के साक्ष्य जो हैं वो हमें वस्तुओं के रूप में, बर्तनों के रूप में, कुछ टूल्स के रूप में, हथियारों के रूप में मिलते थे। समय बदलता है और जब लोग डेवलप्ड हो जाते हैं और सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं तो एक जगह जब स्थिरता के साथ लोग जीवन यापन करने लगते हैं तो पहले मड़ई कुटिया बना के रहना शुरू करते हैं। घास फूस के मकान रहते हैं और वो सड़गल के खत्म हो गए और उनके भी एविडेंस, साक्ष्य जो हैं, प्रमाण हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन उसके बाद का जो दौर आया जब कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन होने लगा, कुछ ऐसे मकान बनने लगे और कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज होने लगा जिसके साक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं या वो खत्म नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, तो वो आज भी हमारे पास हैं और इससे पता चलता है कि ठीक है, आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 2500 साल पहले क्या स्थिति रही थी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, उनके बाद बौद्ध संगति हुई थी, इस गुफा में हुई थी और उसके बाद स्तूपा वगैरह बनवाए गए, तो स्तूपा वगैरह के साक्ष्य में नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले के जो भी चीज हैं वो कैसे बने थे या हुआ करते थे ये हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब ऐतिहासिक काल तब तक आ चुका था और इतिहास जो है लिखी जा रही थी। अब ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास इस तरीके के लोहे नहीं, ईंट पत्थर के औजार थे। अब दौर बदल चुका था, लोग गुफाओं को छोड़ के कुछ कंस्ट्रक्टेड मकानों में भी रहने लगे थे। और देखिए, जो बिहार की अगर बात करें जिसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया दिया, तो यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम हम हमेशा याद रखेंगे, एक नालंदा यूनिवर्सिटी और एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के। अब ये जो है ना, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि BPSC मेंस GS पेपर 1 जहाँ पर इतिहास का सवाल आता है और वहाँ पर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा पाल कला शैली पर या फिर मौर्य कला शैली पर। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में BPSC कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और वहां पर ऑल्टरेशंस कर दिए जा रहे हैं कि जो भी उस समय के कला शैली हैं उनका क्या कनेक्शन है बुद्धिज्म के साथ, वो कनेक्शन आपको कनेक्ट करते हुए बताना है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं सही ढंग से। और ये जब आप पाल कला शैली के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर जो आर्किटेक्चरल एविडेंसेज हैं वहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार, नालंदा जिला और वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके आज खंडहर अवशेष जो हैं बचे हुए हैं, और बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी के किनारे और वहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे बौद्धिस्ट श्राइन हो गए, बहुत सारे ऐसे जो हैं स्तूपा हैं। स्तूप क्या है कि महात्मा बुद्ध या उनके बाद के बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों के, बौद्ध संतों के अवशेषों को या और भी वस्तुओं को, उनसे इत्तेफाक रखने वाले चीज़ों को एक जगह पर रख के माउंट बना दिया गया और उसको चारों ओर से घेर दिया गया। तो इस तरीके से स्तूपा का बनना शुरू हुआ था और जहां पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे उस जगह को विहार कहा जाता था। और ऐसे बहुत सारे विहार जो हैं वो गुप्त काल वगैरह में और पाल काल में काफ़ी प्रचलित थे। आगे चल के मुस्लिम काल में इन्हीं विहार्स के चलते इस जगह का नाम ही बिहार पड़ जाता है
है ना। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी आपके प्रीलिम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ठीक है, जो महान नालंदा विश्वविद्यालय है, अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो तो खंडहर हुआ, बाद में फिर उसको एक एक्ट लाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आज के ज़माने में, और फिर एक यूनिवर्सिटी बन के खड़ी हो जाती है। लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो बौद्ध कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट्स का, या फिर इस तरीके से कहा जाए कि महायान स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हुआ करता होगा उस जमाने में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो गुप्त डायनेस्टी के राजा कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं सेंचुरी में की गई थी, 5th सेंचुरी में। जबकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल साहब के द्वारा 8वीं 9वीं सदी के बीच में की गई है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है यानी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको नष्ट कर दिया गया किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा 12वीं सदी में। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं और उसमें का एक इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी होता है कुतुब डायनेस्टी की अगर हम बात करें, जो कि स्लेव डायनेस्टी के रूप में जाना जाता है, वो दिल्ली में रुक जाता है। लेकिन उसी का एक मित्र होता है जो कि बिहार की तरफ रुख करता है और उसको बुद्धिज्म से या यहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी और उसके सारे साक्ष्य मिटाने को वो इन यूनिवर्सिटीज में आग लगा देता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी को जलने में, ख़त्म होने में, नष्ट होने में 6 महीने लग गए थे। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी रही होगी या कितने लोग यहाँ पर मारे गए थे, बर्बरता से मारे गए होंगे, ये सब हम बस सोच सकते हैं। और ये जो नाम है ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, इससे सवाल वगैरह बन सकते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये सेंटर रही है बुद्धिज्म की, और कई सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें विद्वान जो हैं वो बाहर से आके शिक्षा को ग्रहण किए हैं और उस समय के स्थिति के बारे में अपने ट्रैवल अकाउंट्स में, यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं। वो तो लिटरेरी सोर्सेज में हम देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आप ध्यान में अपने जेहन में रख सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, और बस इस तरीके से इसको पॉज करके देखिए कि ये कितना पहले का बना हुआ यूनिवर्सिटी है। अभी से कह लें कि करीब 1500 साल पहले का किसी भी सूरत में ये बना हुआ है, 1600 साल के करीब पुराना है। और जो इसमें ईंट यूज किए गए हैं एकदम जैसे के तस हैं। इतना कुछ इस यूनिवर्सिटी ने झेला है, फिर भी ऐसे चमक रहा है जैसे इन ईंटों को कुछ हुआ ही नहीं है इन 1600 वर्षों में। जबकि आजकल के जो इंजीनियर्स के बनाए गए कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आए दिन सुनने को मिलते हैं कि पुल गिर गया, बह गया और न जाने क्या क्या। तो उस समय के सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं, उस समय के राजाओं के बारे में, उस समय के जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स थे या कितनी ईमानदारी थी, कितने कह लें कि चीज़ों को सही ढंग से परफॉर्म किया जाता था। अब इसको बनाने में किसी भी तरीके की कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, कितना कुछ रिफ्लेक्ट होता है उस समय के। आप समझ सकते हैं कि लीकेज वगैरह नहीं हुआ करती होगी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी होगी सोसाइटी में, सिस्टम में। ये सब कुछ हमें देखने को, सोचने को मजबूर करता है। और इतना ही महान हमारा बिहार रहा है। यहाँ पर कुछ हम शिलालेखों की बात करेंगे। शिलालेख जिसे अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। शिलालेख अगर इस शब्द को तोड़ के देखें तो शील मतलब होता है पत्थर, और आलेख या लेख कह लें जो उस पर लिखा गया है, उससे पता चलता है उस समय के बारे में। किसी राजा ने गुदवा दिया कि हाँ यहाँ पर ये राजा हुआ करते थे, ये राजा का ये ऑर्डर हुआ करता है जिसको लोगों को मानना पड़ेगा, या कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बातें लिख दी गई। तो ये हो गए शिलालेख। तो बिहार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में शिलालेखों का एक महत्वपूर्ण जगह रहा है। और जब शिलालेख की बात आए तो मौर्य डायनेस्टी के राजा अशोक को, महान शासक अशोक, उनको आप याद कर सकते हैं। और बिहार में उसके 3 साक्ष्य जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो अशोका टाइम्स के 3 पिलर हैं जिस पर कुछ गुदवाया गया है, जिसको बाद में डेसिफर भी किया गया। तो इसमें एक है लौरिया रेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा।
तो चंपारण के क्षेत्र से इत्तेफाक रखने वाले ये तीनों पिलर्स हैं। और यहां पर जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं आपसे पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई, तो ब्राह्मणी में और प्राकृत में। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मणी आप याद रखेंगे, भाषा जो है वो प्राकृत है, ये इंपॉर्टेंट है और ग्रेट अशोका के पीरियड का है। ये जो है ना डायरेक्टली से सवाल बनते हैं। चूंकि ये बिहार किस एरिया को फोकस करके मैं वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर बस बिहार से इत्तेफाक रखने वाले पिलर्स का यहां जिक्र आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो लाऊं जिसमें अशोक के सारे पिलर्स का चर्चा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर वीडियो लेकर आपके लिए आऊंगा। अब इसी तरीके से बराबर की गुफाएं कहां पड़ेंगी, तो डिस्ट्रिक्ट गया है। और उसकी अगर कहें कि किसके द्वारा ये बनाई गई थी, तो मखाली पुत्र गोशल का नाम आता है। लेकिन ऐसे ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर आजीविक समुदाय के लोग रहते थे, और आजीविक समुदाय जो सेक्ट है उसका कनेक्शन जो है वो मखाली गोशाल से है। और मौर्य डायनेस्टी के द्वारा ही ये केव जो है इनको रहने के लिए दिया गया था, बनवा के तैयार करके दिया गया था। क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के टाइम में कई सारे रिलीजन्स और फ्री स्कूल ऑफ थॉट्स को एक जगह दिया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना ज़्यादा टॉलरेंस रहा होगा सोसाइटी में, और राजाओं के बीच में अलग अलग आइडियाज़ को, थॉट्स को तवज्जो दिया जाता था, उन्हें सुना जाता था। और आज की समाज में जिस तरीके से हेट्रेड, क्रूरता और असहिष्णुता फैल गई है, शायद उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। यह भी हमें समझ आता है, और पुराने बिहार से हमें यह भी बात सीख लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़ारा देखिए इन गुफाओं को। बाहर से इसकी नक्काशी को देखिए, ये आज के किसी ग्रेनाइट कटर से काट के बनाया गए केव्स नहीं है। ये उस समय जब बिजली नहीं थी और छेनी, हथौड़ी यही सब हुआ करता था, उससे काट के कितने बारीकी से बनाया गया होगा। पेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर बना रहे हैं और उसमें थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर से उस पर एक व्हाइट पेंट लगा के आप फिर से ऊपर उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन पहाड़ों पर, चट्टानों पर नक्काशी करते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, तो ये एक ऐसी कला है कि अगर उसमें थोड़ी भी बारीकी में कमी आई, या थोड़ा जोर से हथौड़ा चल गया, थोड़ा छेनी का एंगल चेंज हो गया, तो वहां से चट्टान का, पत्थर का चिपी उखड़ सकता है और पूरा का पूरा जो उसका मोहड़ा है खराब हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, इतने नक्काशी से बनाया गया है और इसमें कुछ भी कमी नहीं कोई निकाल सकता है। और अंदर की पॉलिशिंग देखिए, ये लग रहा है जैसे कि इसको चमकाया गया हो, कितना घिसा गया होगा। और आपको याद रखना है, उस समय किसी भी तरीके का मशीन ऑपरेटर्स ऐसा नहीं था कि बिजली से कोई रगड़ दे और उसको पॉलिश कर दे, या आज जैसे मार्केट में अलग अलग तरीके के पॉलिश अवेलेबल हैं, उससे पॉलिश किया हुआ है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्राउड फील करने के लिए भी आपको स्कोप दिया जाता है। आगे चल के एक इंस्क्रिप्शन है नागार्जुनी हिल्स का, ठीक है, नागार्जुनी हिल्स। अब ये कहाँ है, तो ये भी गया में ही लोकेटेड हैं, और ये मौर्य किंग दशरथ से इत्तेफाक रखते हैं, यानी अशोका के ग्रैंडसन हुए दशरथ मौर्य, और उनसे इसका कनेक्शन है, जो कि आजीवक सेक्ट से ही इत्तेफाक रखते हैं। तो इसे पता चलता है कि ठीक है, उस समय इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, और यहाँ पर आजीवक समुदाय को काफ़ी समय तक रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ था। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस यानी कि ताम्रपत्र शिलालेख जो है, इसका अगर हम देखें तो हमें स्कोप नजर आता है बिहार में, और ये हमें राजा धर्मपाल का ताम्रपत्र शिलालेख मिलता है। कहाँ पर, तो नालंदा में ये नजर आता है हमें। इसी तरीके से मुंगेर का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका इत्तेफाक जो है वो है देवपाल नामक पाल शासक से। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब कॉपर इंस्क्रिप्शन की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि चलो भाई बता दो धर्मपाल का कॉपर इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला था, तो आप कहेंगे नालंदा में, देवपाल का तो मुंगेर में, और भागलपुर जो है
यहाँ पर कॉपर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हैं नारायण पाल से इत्तेफाक रखने वाले। इसी तरीके से बानगढ़ का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है ये विग्रह पाल से इत्तेफाक रखता है। तो देखिए कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में, या फिर ये प्रीलिम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आपका 1 नंबर सॉलिड हो जाता है। कुछ भी नहीं, अगर आप पाल कला पर ही लिखते हैं कुछ, या कुछ भी बिहार के हिस्ट्री से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर आपको स्कोप है कि आप चीज़ों को पुट कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकते हैं, तो वहाँ ये सारे जो भी वैल्यू एडिशंस हैं ये आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लैंड चार्टर्स वगैरह हैं उस समय के, जो कि आप देखेंगे कि कई तरीके के थाल में, प्लेट्स में ऐसे लिखे गए हैं, तो उस समय के सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन के बारे में बताते हैं जो कि बिहार में रहा है पाल शासन में। ठीक है, अब वैसे भी आपको समझना चाहिए कि अगर किसी समय में अगर जस्ता का बर्तन यूज होता होगा या हो रहा है, यानी वहाँ के लोग गरीब रहे होंगे। अगर कहीं के लोग सोना में, चांदी में खाना खा रहे हैं, यानी लोग धनी हैं। इसी तरीके से अगर कोई राजा सोना का सिक्का चलाता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि वो राजा धनी रहा होगा। जैसे कि कहते हैं कि गोल्डन एज रहा है इंडियन हिस्ट्री का समुद्रगुप्त का काल। तो क्यों रहा है? क्योंकि वो रिच रेन था, हर चीज में रिचनेस थी, आर्ट, कल्चर, साइंस, आर्किटेक्चर, लिटरेरी वर्क्स, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, रूल का, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। और उस समय सिक्के वगैरह भी देखिए गोल्ड के यूज हो रहे थे। और यही कोई गरीब राजा रहेगा या उसकी माली हालत हो जाएगी तो उस समय जो सिक्के यूज होंगे उसके क्वालिटी में डिटोरिएशन हो जाएगा, या तो उसमें मिलावट आ जाएगी, या फिर सस्ते मेटल्स के सिक्के यूज होने लगेंगे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का रेन आप देखें कितना उनके साथ समस्याएं हुई और सिक्का का जो प्रकार है वो बदल गया, टोकन कॉइन पर आ गए, वो टोकन करेंसी पर आ गए। तो उस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब कुछ भी पता चलता है कि वो जो समय है काफ़ी प्रॉस्परस रहा होगा। पाल वगैरह पर जब आप आंसर लिखेंगे तो एक इस लाइन को भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं कि वो जो दौर रहा था वो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल का रहा था, त्रिपक्षीय युद्ध चल रहे थे। एक तरफ पाल थे, एक तरफ से राष्ट्रकूट थे और एक तरफ से सोलंकी वगैरह थे। इतना कुछ के बावजूद हर समय टेंशन बना रहता होगा, और उसके बावजूद भी अगर कला का विकास हो रहा है, स्थापत्य का विकास हो रहा है, तो उस समय के जो भी यहाँ राजा रहे होंगे काफी ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले रहे होंगे, तभी तो ये कुछ संभव हो सका होगा, है ना। तो इस तरीके से अपनी बातों को मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप तैयार करिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप उसको यूज करिए ही करिए। अगर पाल के बारे में आंसर लिखने को आता है तो इन बातों को आप रख सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि नहीं, हिस्ट्री को आपने पढ़ा नहीं है, समझा है, अपने अंदर समाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर्स को तैयार करिए। अब जो समय के सिक्के वगैरह हैं जरा इन्हें देख लिया जाए। सिक्कों की बात हो ही रही थी, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज होते थे, यानी आप देखेंगे कि उस पर जैसे ठेप्पा मारा हुआ है, इससे पता चलेगा कि ठीक है कि ये किस समय का है, राजा का पंचिंग किया हुआ है। तो सिल्वर वगैरह का जो है मोस्टली यूज होता था बिहार के क्षेत्र में। और ये पटना जो टाउन है, यहाँ जो गोलकपुर का इलाका हुआ, पूर्णिया वगैरह के क्षेत्र में और अन्य जगहों पर भी ये मिले हैं। कुषाण डायनेस्टी, वैसे तो बिहार में इनका डायरेक्ट रूल नहीं रहा है, तो उनके क्वाइंस जो हैं वो बक्सर के क्षेत्र में मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ तक उनकी रीच रही होगी, या ट्रेड कॉमर्स तो जरूर होता ही होगा। तो यहाँ पर कुषाण इंपायर के एक्सटेंस का या रीच का पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक सिक्का है जो कि विस्का का, जो कि एक कह लें कि तलिस्मान की तरह यूज किया गया, मतलब जो कुम्हरार में उत्खनन हुआ है तो एक ताबीज की तरह वो सिक्का यूज किया नजर आता है। तो इसे पता चलता है कि दूर दूर से कनेक्शंस रहे हैं इस धरती के, इस भूमि के। और हाजीपुर का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे गुप्ता कॉइन्स मिले हैं, गुप्ता पीरियड के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पर सिक्कों की तो बात हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसको आप बिहार में देख सकते हैं, घूम सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं,
और इसको आप अच्छे से एक नोट्स के रूप में ही बना लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि गोपी गुफा, ये जो गोपी केव है तो इसका कनेक्शन है बराबर और नागार्जुनी हिल से। वैसे तो ये हिस्टोरिकली गया डिस्ट्रिक्ट से इत्तेफाक रखते थे, लेकिन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये अब को आते हैं। इसी तरीके से वहाँ कई और सारी गुफाएं हैं, इन सारे के नाम आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये गोपी गुफा हुआ, इसी तरीके से करण चौपड़ गुफा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वडा थिका गुफा है, यहाँ पे लोमस ऋषि गुफा है, लोमस ऋषि केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम जहानाबाद है, ऐसे कहीं अगर ऑप्शन में गया भी मिलता है तो वो गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। पहले ये गया में ही जाना जाता है और अगर बाद में अगर एरिया वगैरह बांटा जाता है तो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वापी याका गुफा और विश्व झोपा केव। ठीक है, चलिए एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए इन्हें, तब हम आगे बढ़ेंगे। गोपी गुफा, करण चौपड़ गुफा, वडा थिका गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, वापी याका गुफा और विश्वा झोपा या झोपड़ी। आप याद रखने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए ताकि याद रह सके। यहाँ पर इस तरीके के नाम में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन याद रखने के पर्पज से करने की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से किसी की भावना को आहत पहुँचाना मेरा नियत नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, गोपी जो है, आप महाभारत काल में कई बार गोपियों के बारे में पढ़े हैं, सुने हैं, जिक्र उनका रहा है, तो वहां से गोपी नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऋषि के नाम पर है लोमस ऋषि। और जब हम महाभारत वगैरह की बात कर रहे थे, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो उनके एक बहुत परम मित्र हुआ करते थे सुदामा जी। तो ये सब कुछ हो गया, तो भाई कर्ण को कैसे छोड़ दिया जाए? तो कर्ण को याद रखना है तो कर्ण पढ़ लीजिए। कर्ण और करण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये करण चौपड़ गुफा हो गया। इसी तरीके से अब इतने महान महान बड़े बड़े लोग को कहीं रखना है तो बहुत बड़ा विश्व स्तरीय झोपड़ी चाहिए, तो विश्व झोपा हो गया। और दो नाम थोड़ा टफ है, एक है वडा थिका। तो जैसे विश्व झोपा है, बहुत बड़ा झोपड़ी बनाने की बात की जा रही है, तो बड़ा भी होना चाहिए और थिक मोटे मोटे दीवार होने चाहिए, ऐसा कुछ निमोनिक याद रखिए ना। तो बड़ा और थिका हो गया, बड़ा थिका। और एक नाम है वापी याका, तो इसको याद रख लीजिए। तो ये सारे के सारे आपको बराबर और नागार्जुनी केव्स के सारे छोटे छोटे जो भी केव्स हैं वो याद हो जाएंगे। इसी तरीके से अशोक स्तंभ वगैरह की बात की गई, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। बहुत सारे उसी क्षेत्र में, चंपारण के क्षेत्र में वैदिक दफन के टीले हैं, वरियल साइट्स वगैरह हैं। और यहाँ पर अशोक स्तंभ वगैरह जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, चर्चा अलग से किया जा सकता है। तो जो बिहार का पूरा क्षेत्र है इसको आप अच्छे से देखिए। कई तरीके के आप ब्लैंक मैप्स डाउनलोड करिए। इन मैप्स के सहारे आप क्या करेंगे कि वहां पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको मेंशन करते जाएंगे, ताकि एक बार में अच्छे से याद रह सके। जैसे कि हम यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, जहां पर हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला, तो ये भागलपुर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर सकें। अगर चंपारण की बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, अगर वैशाली के स्तंभ की बात की जा रही है तो ये वैशाली का क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से हमने देखा कि कुषाण काल के सिक्के जो हैं हमें बक्सर में मिलते हैं, तो ये बक्सर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को हाईलाइट करेंगे, या फिर ये गया और जहानाबाद का क्षेत्र है जहां पर कि आपको बराबर और नागार्जुनी हिल्स नजर आते हैं, केव्स नजर आ रहे हैं। अब बताइए मुझे, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे और चीजों को मैप में हाईलाइट करेंगे, तो कल को सवाल अगर आता है बीपीएससी प्रीलिम्स में कि क्या गया डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट टच होता है, क्या गया डिस्ट्रिक्ट में अरवल डिस्ट्रिक्ट टच होता है, तो आपको इसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने चीजों को बहुत ध्यान से देखा है, मैप पर देखा है, और जो कुछ आपने डायरेक्टली देखा है, इस तरीके से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो वो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। आपको याद आएगा कि अरे जब मैं मैप कलर कर रहा था तो मैंने देखा था कि गया और जहानाबाद अटे सटे हैं, इसमें मुझे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। किसकी इतनी मजाल है जो मुझे इससे कंफ्यूज कर दे।
और अगर इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह जो भी आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। 2-4 बार बिहार का जो मैप है वो ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, कुछ नहीं तो ऐसे स्क्वायर बॉक्स, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर पहले बॉक्स ही ड्रॉ कीजिए, फिर इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करिए कि ठीक है ऐसे हो गया, यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से है, इस तरीके से कुछ भी तो करिए, लेकिन करते रहिए। तब उसमें क्या होगा कि आपका हाथ जो है वो साफ होने लगेगा, मैप एक बार में बनने लगेगा, और मैप्स बनाने लगिएगा तो मेंस में भर भर के नंबर आएंगे, है ना। तो ठीक है, फिर हम आगे मिलेंगे और चीजों पर चर्चा करेंगे, और फिर हम आगे लिटरेरी सोर्सेज वगैरह को देखेंगे। बहुत कुछ है हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।